Okay. So now yesterday we have started with this new unit, that is rights of an unpaid seller. Correct? हमने कल पढ़ा था who is a seller firstly. We saw who will be called as a seller. Then we saw some 3 to 4 situations in which who will be called as an unpaid seller. Correct? हमने उनके respective examples देख लिए थे और फिर हमने लास्ट में ये देखा था that in which of the circumstances he will not be called as an unpaid seller. Correct? तो इसका heading क्या था? However, the seller cannot be called as an unpaid seller in the following circumstances. Right? अब इसमें हमने कुछ 3 circumstances देखे थे. ठीक है? Okay, so yesterday we are done with the introductory part. Okay, उसके बाद आपने एक डायग्राम बनाया था बुक में, rights of an unpaid seller. Correct? Rights of an unpaid seller में we drew this particular part of the diagram, that is against goods. ठीक है? Against goods में there were 3 rights: right of lien, right of stoppage of goods and right of resale. Correct? तो हमने ये पर्टिकुलर राइट्स देखे थे कल. ओके, सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट राइट, दैट इज राइट ऑफ लीन. करेक्ट? टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट राइट, दैट इज राइट ऑफ लीन. ओके, अब पहले आपको समझना है कि लीन, LIEN, लीन का मतलब क्या होता है. अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, लीन का मतलब होता है कब्जा रखना. ओके, अपने पास रखना. सो वी विल राइट 2-3 sentences. सो यू कैन राइट कब्जा रखना. ठीक है? या लीन का मतलब ये भी होता है टू रिटेन. लिख लो आप साइड में यहां पर, टू रिटेन. टू रिटेन मतलब खुद के पास रखना. टू रिटेन. ठीक है? लीन का मतलब क्या होता है? अपने पास रखना, अपने कब्जे में रखना, या टू रिटेन. या हम बोलते हैं ना अपनी कस्टडी में रखना. ठीक है? ये सब का क्या मतलब होता है? लीन. अपने पास रखना या अपनी कस्टडी में रखना या खुद के पास रिटेन करना. ठीक है? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीन? टू रिटेन विथ oneself. ठीक है? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर राइट, लेट अस टेक वन एग्जांपल. ठीक है? अब एग्जांपल ध्यान से सुनना, इसके ऊपर ही पूरा राइट रिवॉल्व होता है. ठीक है? सो फर्स्ट आई राइट डाउन द एग्जांपल, फिर आप लिखना. सो वील टेक दिस सिंपल एग्जांपल सेलर और बायर का. ठीक है? अब सेलर और बायर के बीच में एक अग्रीमेंट बना है. देयर इज दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट. ठीक है? ये अब अग्रीमेंट में क्या है, आई विल राइट डाउन. ये अग्रीमेंट में 2 चीजें लिखी हुई हैं. फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट इवेंट क्या होगा, दैट बायर विल पे. फर्स्ट इवेंट क्या होगा? बायर विल पे. और सेकंड इवेंट क्या होगा? सेलर विल गिव गुड्स. अच्छा, नॉर्मली भी ये 2 इवेंट्स ही होते हैं कि सेलर गुड्स देता है, बायर पे करता है. तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में नया क्या है? नया ये है कि आपको कॉन्सेंट्रेट इस पर करना है कि पहले इवेंट क्या होगा. पहले बायर जाके पे करेगा, उसके बाद सेलर गुड्स डिस्चार्ज करेगा. पहले क्या होगा? पहले जाके बायर पे करेगा, उसके बाद सेलर गुड्स डिस्चार्ज करेगा. ठीक है? सो लेट मी टेक वन प्रॉपर एग्जांपल. वी विल राइट डाउन द ट्रांजैक्शन. ओके, अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रही हूँ, पहले आप देखो एंड देन आई विल गिव यू टाइम टू राइट. ठीक है? सो एग्जांपल इज सेलर एंड बायर both agreed to the following, that is
that is buyer will pay on 1st of Jan 2020. Seller will give goods. Seller will give goods on, let's say, 20th of Jan 2020. बायर पहले पे करेगा, दैट टू ऑन 1st of Jan, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेलर विल गिव द गुड्स, दैट इज आफ्टर 20 days, that is on 20th Jan. तो when you read this particular transaction, what do you have to understand out of it? अच्छा, कि पहले पेमेंट होगा, उसके बाद गुड्स डिस्चार्ज होंगे, ठीक है. तो राइट डाउन दिस सेंटेंस, गिव द हेडिंग इन योर नोटबुक, राइट ऑफ लीन का हेडिंग दे दो, लीव अ लाइन एंड देन राइट डाउन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस. लिखो सेलर एंड बायर बोथ अग्रीड टू द फॉलोइंग, दैट इज buyer will pay on 1st of Jan and seller will give goods on 20th of Jan. ये सेंटेंस लिखने के बाद you can also write down, मैं यहाँ पर ऊपर लिखती हूँ, पहले आप ये लिखना and then you write what I'm writing in blue. Write down first event is equal to payment. करेक्ट, पहला पेमेंट होगा. सेकेंड इवेंट is equal to goods. ठीक है. So after writing this sentence which is written in red, उसके बाद you can leave a line and then write down first event is equal to payment, second event is equal to goods. ठीक है, पहले पे करेगा बायर, बायर के पे करने के बाद सेलर गुड्स डिस्चार्ज करेगा. ठीक है, बस आपको इतना ही समझना है. So seller and buyer both agreed to the following, that is buyer will pay on 1st of Jan and after that seller will give goods on 20th of Jan. And after that seller will give goods on 20th of Jan 2020. ठीक है, then leave a line and write down therefore first event is equal to payment and second event is equal to goods. Second event is equal to goods. First event is equal to payment, second event is equal to goods. ठीक है. ओके, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, जस्ट आंसर इट इन यस और नो. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना. नाउ द फर्स्ट इवेंट विल अकर ऑन 1st of Jan, correct? Second event will occur on 20th of Jan. Now I hope this is clear. अब हमने जो एग्जाम्पल लिखा है उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर्स बता दिए. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, तो आपको ये ट्रांजैक्शन ऐसे दिया होगा. ठीक है, that he will pay on 1st of Jan and the seller will give goods on 20th of Jan. अब the second part of the question is that the buyer did not pay, the buyer did not pay for the goods. In such a case what will the seller do? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि बायर को पे करने कब जाना था सेलर के शॉप में, 1st of Jan को पे करने जाना था. ठीक है, और सेलर गुड्स कब भेजता था, 20th of Jan को, दैट इज आफ्टर पेमेंट.
करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ द बायर डज नॉट गो एंड पे फॉर द गुड्स। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि बायर 1 Jan को पे करने जाता ही नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन ये है इन सच केसेस व्हाट विल द सेलर डू। अब सेलर के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको 2 ऑप्शंस भी दे देती हूँ। 2 ऑप्शंस ये होंगे कि सेलर भी फिर चुपचाप बैठा रहेगा, seller will also not discharge the goods. Why? Because he is waiting for payment. तो जब तक पेमेंट नहीं आता है तब तक वो गुड्स डिस्चार्ज नहीं करेगा। तो अगर पेमेंट नहीं आया है तो सेलर भी कुछ नहीं करेगा, he will also keep quiet. और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो गुड्स फिर भी डिलीवर करवा देगा 20th Jan को। बताओ which is the option which you will choose and which you think? This is the first option, this is the second option. फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि वो भी चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, he will also not give the goods, he will also not deliver the goods। क्यों? बिकॉज पेमेंट आई नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि उसके बावजूद he will deliver the goods to the buyer। सोच के बताओ। मैंने the majority says ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, मैं अब तक मैंने आंसर नहीं दिया है। नाउ if you say option number 1, what do you think is the logical reason of choosing option number 1? If I ask you that what made you think that option number 1 is correct? Okay, now let us understand that what is the reason behind choosing option number 1. अब सुनो, जब मैंने आपको केस बताया था ना, तो मैंने आपको केस स्टार्ट कहां से किया था कि एक सेलर है एक बायर है, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बना है एंड दे म्यूचुअली डिसाइड। व्हाट इज द मीनिंग? करेक्ट, इट इज अ कंडीशन। शशांक हैज रिटन इट वेरी करेक्टली। सेलर और बायर के बीच में अग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखा हुआ है और वो क्लॉज क्या कहता है कि पहले बायर पे करेगा, उसके बाद ही सेलर गुड्स को डिस्चार्ज करेगा। तो जब तक पेमेंट ही नहीं होगा तो गुड्स कहां से डिस्चार्ज होंगे? सो अगर आप देखोगे लॉजिकली तो ऑप्शन नंबर 2 एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 लॉजिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता है, बिकॉज व्हाट इज a clause which is written in the agreement? It says that until and unless the buyer does not pay for the goods, the seller will not discharge। अब मैंने आपको ये एक्चुअली में सेंटेंस नहीं बताया था, I wanted you all to interpret it and that is the reason I have always I wrote it in this way, first event and second event। इवेंट का मतलब क्या होता है कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा। तो इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जब तक पहला इवेंट अकर नहीं होता है तो सेकेंड इवेंट भी अकर नहीं होगा। दिस इज द एक्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हेन आई से और व्हेन आई यूज द वर्ड इवेंट। ठीक है, सो until and unless there is no payment by the buyer, the seller will also not discharge with the goods। ठीक है, तो अगर if I come to this conclusion, ठीक है, that seller will also not discharge with the goods and now option number 1 is perfectly correct। मैंने आपको ये भी कहा कि सेकंड ऑप्शन तो एग्जिस्ट भी नहीं करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं now that I have understood that even the seller will not discharge with the goods, so अगर मैं इसको कहूं सेलर इस केस में कर क्या रहा है? सेलर गुड्स को अपने पास ही रख रहा है। करेक्ट। और मैंने आपको लेक्चर के बिगनिंग में क्या बताया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीन? लीन का मतलब क्या होता है? अपने पास रखना, अपने कब्जे में रखना। टू कीप द गुड्स इन योर कस्टडी, टू रिटेन द गुड्स। करेक्ट, मैंने आपको 4 सेंटेंसेस बताए हैं। तो यहाँ पर अगर सेलर गुड्स को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो इन शॉर्ट सेलर कर क्या रहा है? सेलर वो गुड्स को अपने पास रख रहा है। करेक्ट, सेलर इज कीपिंग द गुड्स इन हिज कस्टडी, ही इज रिटेनिंग द गुड्स। करेक्ट, सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एग्जांपल। अभी एग्जांपल के बेसिस पर ही पूरा राइट जो राइट ऑफ लीन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं
दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल ओनली. ठीक है, किसी को कोई डाउट है ये एग्जाम्पल में? किसी को समझा नहीं कि हमने ऑप्शन नंबर 1 क्यों चूज किया? ठीक है, लेट अस रीड. देखो, राइट ऑफ लीन. अब यहां पर अगर आप ब्रैकेट में पढ़ते हो, सो आई रीड डाउन व्हाट इज रिटन इन द ब्रैकेट. यू माइट नॉट बी एबल टू रीड इट आउट. ठीक है, ब्रैकेट में ये लिखा है टू retain possession of goods until some claim against it is satisfied. claim मतलब क्या? जब तक उसका प्राइस पे नहीं होता है तब तक वो गुड्स को अपने पास रखना. टू कीप द गुड्स इन पोजेशन. ठीक है, नाउ अब आता है एक्चुअल लीन का मतलब. ओके, रीड इट. दिस मीन्स द राइट ऑफ द अनपेड सेलर who has possession of the goods to retain them. मैंने आपको वर्ड यूज किया था रिटेन, मतलब क्या? अपने पास रखना. टिल, यहाँ पर जो वर्ड टिल है वो इंपॉर्टेंट है. टिल पेमेंट ऑफ प्राइस इज मेड बाय द बायर. मतलब क्या? सेलर वो गुड्स को अपने पास रखेगा जब तक उनका पेमेंट नहीं हो जाता है. तो अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें फर्स्ट इवेंट क्या था? फर्स्ट इवेंट वाज पेमेंट. सेकेंड इवेंट क्या था? गुड्स. तो जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक गुड्स भी पास ऑन नहीं होंगे. बस यही लिखा है. आई रीड द लाइन अगेन. Okay, this means the right of the unpaid seller who has possession of the goods to retain them. Retain कब तक करना है? till payment of the price is made by the buyer. तो अगर बायर एक बार पेमेंट कर लेगा तो ये भी गुड्स दे देगा, पर जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक ये गुड्स भी नहीं देगा. क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ इवेंट्स. एंड व्हेन आई से द वर्ड इवेंट, इवेंट हमेशा ऑर्डर वाइज होगा. तो यहाँ पर अगर इवेंट डिफाइन किया गया है कि पहले पेमेंट ही होगा उसके बाद गुड्स जाएंगे, तो जब तक पेमेंट नहीं होता है तब तक गुड्स भी नहीं पास ऑन होंगे. ठीक है, सो दैट इज द रीजन वी फर्स्ट अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोविजन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. टेंडर मतलब डिस्चार्ज करना. ठीक है, टेंडर मतलब यहाँ पर देखो, इफ यू सी दे हैव यूज्ड इट इंटरचेंजेबली. टिल पेमेंट और टेंडर. टेंडर मतलब फाइनली डिस्चार्ज करना. डिस्चार्ज करना क्या? पेमेंट डिस्चार्ज करना, इसलिए उन्होंने और लिखा है. ठीक है, और टेंडर का मीनिंग इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस. तो अगर आप ये सेंटेंस पढ़ते हो, इफ यू रीड इट, टू रिटेन देम टिल पेमेंट और टेंडर ऑफ प्राइस, से समझता क्या है कि जब तक पेमेंट नहीं होता है, जब तक पेमेंट पे नहीं होता है कंप्लीटली, तब तक गुड्स भी ट्रांसफर नहीं होंगे. ठीक है, सो इट इज यूज्ड इंटरचेंजेबली पर्टिकुलरली इन दिस सेंटेंस. ठीक है, ओके. तो आपको जब भी राइट ऑफ लीन पूछेंगे, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, अगर आप ये वाला राइट भी पूछते हैं तो भी डायग्राम बना लेना, ये वाला राइट पूछते हैं तो भी ये पर्टिकुलर डायग्राम बना लेना. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन पार्ट जो अब तक हमने पढ़ा है. ओके, अब आगे देखो. नाउ द राइट ऑफ लीन इज एप्लीकेबल व्हेन. द राइट ऑफ लीन इज एप्लीकेबल व्हेन. अब यहाँ पर आपको 3 सिचुएशंस दिए हैं जहां पर राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर राइट. फर्स्ट देखो, गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट. अच्छा, तो राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल कब होगा? जब आपने गुड्स क्रेडिट पर नहीं बेचे हैं. नॉट बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं उसका लॉजिक सुनो. जब हम गुड्स को क्रेडिट पर सेल करते हैं तो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? ये सेलर है, ये बायर है, करेक्ट. When you sell the goods on credit, the seller transfers the goods immediately. The seller transfers the goods immediately and buyer pays after say 2 months. तो यहाँ पर पेमेंट कब होता है?
1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जो भी क्रेडिट पीरियड है। पर यहाँ पर आपको समझना क्या है कि गुड्स पास ऑन कब होते हैं? इमीडिएटली। इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? लीन का मतलब क्या होता है? लीन का ये मतलब होता है कि सेलर गुड्स अपने पास रखता है। पर जब मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करती हूँ, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेलर गुड्स पास ऑन कब करता है? इमीडिएटली। करेक्ट? तो डोंट यू थिंक कि जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो क्या वहां पर राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, बिकॉज राइट ऑफ लीन क्या कहता है? गुड्स अपने पास रखो जब तक पेमेंट नहीं होता है। पर यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन में गुड्स तो इमीडिएटली पास ऑन होते हैं और पेमेंट क्रेडिट पीरियड के बाद होता है। So that is the reason right of lien is not applicable when we specifically talk about credit transactions. Because right of lien का जो main essence है, right of lien का main essence क्या है? गुड्स को अपने कस्टडी में रखो जब तक पेमेंट नहीं हो जाता। पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो एग्जैक्टली ऑपोजिट है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में तो सेलर गुड्स इमीडिएटली दे देता है और पेमेंट 2 महीनों के बाद होती है। So both the essence of both the transaction differ completely. That is the reason what have they written कि goods credit पर sell नहीं होने चाहिए। ठीक है? What have they written? That right of lien is not applicable when goods have been sold on credit. इसलिए applicability में क्या आ रहा है? Right of lien is applicable when is it applicable? When goods have not been sold on credit. क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हो तो गुड्स तो इमीडिएटली देने पड़ते हैं, तो रिटेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और राइट ऑफ लीन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन विच वर्ड? टू रिटेन द गुड्स टिल पेमेंट हैज बीन डिस्चार्ज्ड और पेमेंट हैज बीन टेंडर्ड। करेक्ट? गुड्स क्रेडिट के केस में गुड्स आप इमीडिएटली ट्रांसफर करते हो और पेमेंट तो कुछ हफ्तों बाद या कुछ महीनों के बाद आती है। ठीक है? इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन में राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल नहीं है। ओके? सेकेंड पॉइंट देखो, goods have been sold on credit but the term of credit has expired। मतलब क्या? फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं ये लोग? फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहे हैं कि क्रेडिट पर गुड्स सेल नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट में ये लोग क्या बता रहे हैं कि अगर गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड, अगर आपने क्रेडिट पर सेल कर भी लिए हैं पर क्रेडिट हैज बीन एक्सपायर्ड। मतलब क्या? आप सुनो, अब मैंने आपको बताया ये सेलर है, ये बायर है। ठीक है? अगर हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर सोलली, ठीक है, वी आर स्पीकिंग अबाउट विच ट्रांजैक्शन? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है? तो यहाँ पर हुआ क्या था? पहले सेलर ने गुड्स ट्रांसफर कर दिए थे, ठीक है, और यहाँ पर बायर पे कब करने वाला था? से आफ्टर 1 मंथ। ठीक है? तो सेलर ने आज सपोजिटली गुड्स दे दिए अब सेलर क्या करेगा? सेलर 1 महीने तक रुकेगा। करेक्ट? Seller will wait for 1 month and after 1 month the buyer has to come and pay for the goods. अब supposedly 1 month expire हो चुका है, 1 month बीत गया, उसके बाद भी अगर बायर आके पे नहीं करता है, ठीक है, बायर को पे कब करना था? 1 महीने के बाद। अब ऐसा समझ लो कि 1 महीना बीत गया है, 1 month has already been expired, but yet the buyer does not come and pay for the goods. तो उस केस में क्या होगा? सेलर ये बायर को बोलेगा टू कम एंड रिटर्न मी द गुड्स। सेलर क्या बोलेगा बायर को? कि कम एंड पे। ठीक है? बायर बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो व्हाट विल सेलर्स डू? सेलर विल आस्क द बायर दैट इफ यू आर नॉट एबल टू पे, कम एंड रिटर्न द गुड्स बैक टू मी। इसका एक लूप होल है, मैं आपको बताती हूँ। देयर माइट बी सम डाउट्स। तो सेलर टेक्निकली क्या कहेगा बायर को? दैट कम एंड रिटर्न मी द गुड्स। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर वापस से गुड्स आ जाएंगे सेलर के पास एंड नाउ ही कैन रिटेन दीज गुड्स। करेक्ट? अच्छा, अब लूप होल क्या है वो सुनो। सपोजिटली जो सेलर ने गुड्स सेल किए थे बायर को, वो पेरिशेबल गुड्स हैं, या सपोज फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, तो उनका ये तो जल्दी से कंज्यूमेबल हो जाते हैं, राइट? तो इसने टाइम कितना दिया था पे करने के लिए? 1 महीना। तो लूपहोल ये है कि व्हाट इफ बायर हैज कंज्यूम्ड दोस गुड्स? सपोज वो कुछ 10 kgs ऑफ एप्पल्स थे, ठीक है, तो बायर ने कुछ एप्पल्स सेल कर दिए हैं, कुछ एप्पल्स खुद से कंज्यूम कर लिए हैं, यहाँ वहां दिए हैं, अपने फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं।
तो अब जब सेलर बायर को कहता है कि मुझे आके पे करके जाओ, 1 महीना बीत चुका है, तो बायर कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको क्या आके दूं? तो व्हाट विल सेलर से? ओके, यू डोंट हैव मनी, यू कम एंड रिटर्न मी द गुड्स। तो अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं तो बायर गुड्स कहां से लेके आएगा? करेक्ट। सो दिस इज द लूप होल, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, दिस सेकेंड पॉइंट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि अगर आपने ऐसे कोई गुड्स दिए हैं जो पेरिशेबल नेचर के हैं, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या मीट है या वट एवर इट इज, वो 1 महीने तक तो नहीं टिकेगा। और अगर टिकता भी है तो क्या वो उसके बाद वो कंडीशन में रहेगा कि सेलर कोई और कस्टमर को बेच सके? नहीं ना, तो इवेंचुअली वो गुड्स तो डैमेज और डिस्ट्रॉयड गुड्स हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर लूप होल। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन समझना है, सो यू ऑलवेज हैव टू अज्यूम कि यहाँ पर गुड्स ड्यूरेबल गुड्स हैं। यहाँ पर गुड्स कौन से गुड्स हैं, उनका नेचर क्या है? ड्यूरेबल गुड्स हैं। ठीक है, तो अगर ये मैं वापस से अगर आपको एक वापस से ओवरव्यू दूं ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, पॉइंट नंबर 2 का, सो इसमें हुआ क्या? पहले रेज इट एंड राइट इट अगेन, जिसको नहीं समझा वो वापस सुन लो। देखो, सपोजिटली एक हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सेलर है, ये बायर है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में गुड्स कब ट्रांसफर होते हैं बायर को? इमीडिएटली, करेक्ट। तो ऐसा समझ लो कि गुड्स चले गए हैं बायर के पास, बायर पे कब करेगा सेलर को? 1 मंथ के बाद, ठीक है, 1 महीने के बाद बायर विल पे टू द सेलर, करेक्ट ना। अब 1 महीना बीत चुका है, 1 मंथ हैज एक्सपायर्ड। तो 1 महीना खत्म होने के बाद what has buyer to do? Buyer has to come and pay for the price, करेक्ट। ये सिंपल ट्रांजैक्शन है। बट सपोजिटली बायर के पास पैसे नहीं है, he has no money, तो सेलर बायर को क्या कहेगा? सेलर बायर को पहले तो ये बोलेगा कि कम एंड पे, 1 महीना बीत चुका है, आपका क्रेडिट पीरियड खत्म हो चुका है, अब आके पे करके जाओ, करेक्ट। बायर यही, सेलर यही कहेगा। अच्छा, अब बायर के पास पैसे नहीं है, तो अब सेलर उसके बाद क्या कहेगा? ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कम एंड रिटर्न मी द गुड्स बैक, जो मैंने आपको 1 महीने पहले बेचे थे वो मुझे गुड्स आके रिटर्न करके दो। So in this case, what will the buyer have to do? The buyer compulsory has to go and return these goods to the seller. तो यहाँ पर वापस सेलर को क्या मिल जाता है? गुड्स के ऊपर लीन मिल जाता है। जब बायर आके ये गुड्स रिटर्न करके जाएगा सेलर को, सो सेलर विल अगेन गेट द लीन ओवर द गुड्स, ठीक है। सो अब यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है उससे अभी कनेक्ट करो, देखो आपको समझता है क्या? क्या लिखा है? वेयर गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट, करेक्ट। यहाँ पर हमने 1 महीने के ऊपर क्रेडिट पे सेल किया था, एंड द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड, तो 1 महीना बीत चुका है और फिर भी बायर के पास पैसा नहीं आता है। सो व्हाट विल द सेलर से? इफ यू डू नॉट हैव द मनी, कम एंड रिटर्न द गुड्स बैक टू मी, तो वापस से सेलर को लीन आ जाएगा गुड्स के ऊपर। द आंसर इज यस, ठीक है। सो व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिट पीरियड हैज एक्सपायर्ड एंड द बायर हैज नो मनी, तो बायर क्या करेगा? बायर जाके वापस से सेलर को गुड्स दे देगा, तो सेलर के पास वापस से गुड्स का रिटेंशन आ जाएगा। Again the seller will have goods over lien, correct? So this is point number 2. Point number 3 देखो क्या लिखा है, this is point number 3 easy है। buyer has become insolvent, मतलब क्या? बायर के पास पैसे नहीं है देने के लिए। तो अब जो हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल क्या था? फर्स्ट इवेंट क्या होगा? पेमेंट होगा। सेकेंड इवेंट क्या होगा? गुड्स पास ऑन किए जाएंगे, ठीक है। अब सेलर को पता चल जाता है कि ये जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। सेलर कम्स टू नो दैट बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या बायर पे करेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट हो चुका है। और जब तक फर्स्ट इवेंट नहीं होगा तो क्या सेकेंड इवेंट होगा? द आंसर इज नो। तो अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बायर क्या पे करने के पोजीशन पर है? द आंसर इज नो। और फर्स्ट इवेंट कंपल्सरी क्या होना चाहिए?
पेमेंट। तो जब तक पेमेंट नहीं होगा तो क्या तब तक गुड्स पास ऑन होंगे? द आंसर इज नो। तो इफ बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, will the seller pass on the goods? No, na, because he knows that buyer has become insolvent. Buyer is not in the position to pay for the price. तो seller भी क्या करेगा? Seller will retain the goods with himself. Correct? तो इसलिए यहाँ पर heading क्या लिखी हुई थी पहले से? The right of lien is applicable when, point number 3 पढ़ो, when buyer has become insolvent. तो अगर buyer insolvent बन जाता है तो buyer पे करने के पोजीशन पर भी नहीं रहेगा, और जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक गुड्स भी पास ऑन नहीं किए जाएंगे। करेक्ट? तो राइट ऑफ लीन तो हिट होगा ही। राइट? नाउ collectively read these 3 points. I'll wait for 2 minutes. Okay, let us read the next point which says rules regarding right of lien. मतलब क्या? अगर सेलर को राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है तो उसको ये कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं हम? सेलर की बात कर रहे हैं। करेक्ट? देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? सेलर मस्ट हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स, है ना? पोजेशन का मतलब क्या होता है? कस्टडी। लिख लो चाहिए तो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोजेशन? पोजेशन मीन्स कस्टडी। देखो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कैसे किया जाता है? मतलब क्या? सेलर वो गुड्स अपने पास रखेगा, राइट? तो वो गुड्स की कस्टडी होनी चाहिए ना सेलर को। अगर सपोजिटली गुड्स का पोजेशन ही नहीं है, सपोज सेलर ने बायर को पोजेशन दे दिया है, तो डू यू थिंक राइट ऑफ लीन कहीं से भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है? राइट ऑफ लीन इज सोनली बेस्ड ऑन द वर्ड कस्टडी। तो जब तक वो गुड्स का कस्टडी नहीं होता है सेलर के पास, तब तक वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। राइट? तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? seller must have the possession of goods. Lien is related to possession. क्या लिखा है? right of lien is related to the word possession and not title. not title. title का मतलब क्या होता है? मैंने आपको यूनिट 1 से समझाया है। title means the word ownership. तो this particular right which we are studying today, right of lien, this is based on the word possession and not ownership. This is based on the word possession. It is based on the concept of possession and not ownership. तो जब सेलर को राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है, he has to make sure कि उसके पास गुड्स का पोजेशन हो, गुड्स उसके कस्टडी में हो। ठीक है? क्या लिखा है आगे? इफ सेलर डज नॉट हैव पोजेशन, he cannot exercise right of lien. जब आपके पास पोजेशन ही नहीं है तो आप ये पर्टिकुलर राइट कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? करेक्ट? अगर मेरे पास ये आज पेन मेरे हाथ में नहीं है, अगर ये पेन मेरी कस्टडी में नहीं है, तो मैं इसके ऊपर अपना कब्जा कैसे रखूंगी? सपोज ये मैंने पेन आपको दे दी, तो हाउ विल आई कीप द कस्टडी ऑफ दिस पेन? आई डोंट हैव द पेन, मेरे पास इसका फिजिकल पोजेशन है ही नहीं, तो मैं इसको अपने कब्जे में कैसे रखूंगी? करेक्ट? तो अगर आपको राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव द पोजेशन ऑफ द गुड्स। करेक्ट? सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है? ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। ही मतलब कौन? सेलर। ठीक है? ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इवन इफ ही इज इन द पोजेशन ऑफ गुड्स एज एन एजेंट और बेली। मतलब क्या? अब सुनो। अब सपोजिटली ये सेलर है, सेलर ने जो गुड्स हैं, ये गुड्स उसने अपने एजेंट को दिए हैं। किसको दिए हैं गुड्स? सेलर ने गुड्स बायर को नहीं दिए हैं, सेलर ने गुड्स अपने ही एजेंट को दिए हैं। तो वो एजेंट को बोलता है कि यू कीप द गुड्स विथ योरसेल्फ, यू कीप द गुड्स विथ इन योर कस्टडी। तो यहाँ पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कौन कर रहा है? सेलर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, सेलर का एजेंट एक्सरसाइज कर रहा है। तो क्या ये चलेगा? द आंसर इज यस। तो कब ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में पूछे दैट राइट ऑफ लीन इज नॉट एक्सरसाइज्ड बाय द सेलर बट राइट ऑफ लीन इज एक्सरसाइज्ड बाय द सेलर्स एजेंट। इज दिस अ वैलिड पॉइंट और इज दिस अ वैलिड you can say a valid concept? तो क्या होगा? देखो, एक्सरसाइज सेलर करे या एक्सरसाइज सेलर का कोई एजेंट करे, बात एक ही है। ठीक है? until and unless these goods have not been transferred to the buyer and these goods have been exercised,
this right of lien has been exercised by the seller's agent, it is a valid thing. ठीक है, तो राइट ऑफ लीन अगर सेलर एक्सरसाइज करता है तो वेल एंड गुड, अगर राइट ऑफ लीन सेलर का ही एजेंट एक्सरसाइज करता है तो भी चलेगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि भाई सेलर ने गुड्स बायर को दे दिए, नहीं, ये सेलर ने अपने एजेंट को गुड्स ट्रांसफर किए हैं और वो एजेंट को बोलता है कि जब तक बायर पे नहीं करता है तब तक ये गुड्स उसको नहीं देना। सो नाउ इन दिस केस हु इज एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ लीन? The seller's agent is exercising right of lien. So even if he is exercising, it is valid, a valid thing. ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है कि राइट ऑफ लीन अगर सेलर एक्सरसाइज करता है या सेलर का ही कोई एजेंट एक्सरसाइज करता है, बोथ विल डू। ठीक है, देखो क्या लिखा है, he can exercise right of lien even if he is in a possession of goods as an agent or a bailey। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड only for the price of goods and not for any other charges such as warehouse or dock charges। अब इसका मतलब सुनो, अब मैंने आपको क्या बताया है कि राइट ऑफ लीन एप्लीकेबल कब होगा? जब सेलर के पास वो गुड्स की कस्टडी है, करेक्ट। अच्छा, ये गुड्स, ये जो गुड्स हैं जो सेलर के पास हैं, ये सेलर बायर को कब देगा? जब बायर आके पे करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट इवेंट क्या होगा? फर्स्ट इवेंट पेमेंट होगा, सेकेंड इवेंट गुड्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ऐसा समझ लो, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रही हूँ। ये जो गुड्स का जो प्राइस है दैट इज ₹5,000। ठीक है, अब सेलर ने ये गुड्स को अपने वेयरहाउस में रखा है, तो सपोजिटली कुछ वेयरहाउस के चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं और वेयरहाउस के कुछ चार्जेस हैं। पहले ये 5,000 इज द प्राइस ऑफ द गुड्स, वेयरहाउस के भी कुछ चार्जेस हैं, दैट इज आई से 200। ठीक है, वेयरहाउस के चार्जेस कितने हैं? 200 है। ठीक है, तो अब बायर को टेक्निकली कितने पैसे देने हैं? 5,200, करेक्ट। ये वेयरहाउस के चार्जेस भी एड अप हो जाते हैं। बायर को कितने पैसे देने हैं सेलर को प्राइस गुड्स के लिए? he has to pay 5,000 for goods and he has to pay 200 as warehouse charges। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर क्लासिफाई करके दे दिया है, 5,000 is for the goods and 200 is for the warehouse charges। अच्छा, अब हुआ paid 5,000 for the goods but he has not yet paid for the warehouse charges, मतलब 200 अब तक आने बाकी हैं। okay, what are the facts of the case? The buyer has paid for the price but buyer has not yet paid for the warehouse charges। buyer has paid 5,000 but he has not yet paid 200 rupees। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रूल है दैट इज रूल नंबर 3, इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर सेलर को राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है तो वो कब कर सकता है? जब सिर्फ पेमेंट पेंडिंग हो और ना कि वेयरहाउस चार्जेस पेंडिंग हो। तो यहाँ पर 5,000 ऑलरेडी पेड है, दैट इज प्राइस हैज ऑलरेडी बीन पेड। तो इस केस में सेलर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है क्योंकि प्राइस ऑलरेडी पेड है, सिर्फ वेयरहाउस चार्जेस आने बाकी हैं। तो इस केस में सेलर को बायर को गुड्स देने ही पड़ेंगे। सेलर ये नहीं कह सकता है कि आपके वेयरहाउस के चार्जेस पेंडिंग हैं तो पहले वो पे करके जाओ फिर ही मैं तुम्हें गुड्स दूंगा, नहीं। अगर आपको पर्टिकुलरली राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करना है सो यू हैव टू मेक श्योर दैट द प्राइस इज पेंडिंग and not the warehouse charges। if price has been paid and only warehouse charges are pending, the seller has to transfer the goods to the buyer। ठीक है, अब now let us read। so only if 200 that is warehouse charges are pending, उस केस में आप लीन को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, the right of lien can be exercised only, यहाँ पर वर्ड ओनली को अंडरलाइन करो, only for the price of goods and not for any other charges। मतलब अगर कोई और चार्जेस पेंडिंग है, बायर ने अब तक वो चार्जेस नहीं दिए हैं, तो सेलर
राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। इफ प्राइस हैज बीन पेड तो सेलर को कुछ देने ही पड़ेंगे। हाँ, अगर प्राइस पेंडिंग है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो राइट ऑफ लीन, बट इफ देयर आर सम अदर चार्जेस व्हिच आर पेंडिंग लाइक वेयर हाउस चार्जेस और डॉक चार्जेस यहाँ पर आपको दिया है, अगर वो पेंडिंग है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ वही पेंडिंग है, तो आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इफ ही हैज मेड एनी पार्ट डिलीवरी he can exercise the lien on the remaining delivery. अच्छा, अब देखो I'll give you another example for this. Supposedly हम एक transaction पकड़ लेते हैं, there are 1000 bales of cotton, ठीक है। अब इसको हमने इवेंट में हम डिस्क्राइब कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इवेंट क्या है कि सेलर विल ट्रांसफर 250 bales of cotton to the buyer. सेकेंड इवेंट है that buyer will pay, और थर्ड इवेंट है that seller will transfer the remaining 750 bales of cotton, ठीक है। ये तीन इवेंट्स में ट्रांजैक्शन को डिस्क्राइब किया गया है। पहली चीज क्या होगी, पहला ये होगा कि सेलर बायर को गुड्स ट्रांसफर करेगा, हाउ मेनी गुड्स, 250 bales of cotton। उसके बाद बायर पे करेगा, और उसके पेमेंट के बाद, अच्छा यहाँ पर फुल पेमेंट करेगा, ठीक है। फुल पेमेंट करने के बाद सेलर विल ट्रांसफर द रिमेनिंग 750 bales of cotton। ये 3 इवेंट्स हैं, और जब मैं वर्ड इवेंट लिखती हूँ तो मतलब क्या, इसको ऑर्डर में ही कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि कौन से इवेंट्स फुलफिल हुए हैं। जो फर्स्ट इवेंट है दैट हैज सक्सेसफुली बीन कंप्लीटेड। फर्स्ट इवेंट क्या है, सेलर will transfer 250 bales of cotton to the buyer. सेकेंड इवेंट क्या होना चाहिए था, बायर को पे करना चाहिए था, करेक्ट। पर सेकेंड इवेंट नहीं होता है, मतलब क्या, बायर पैसे नहीं देता है, तो सेकेंड इवेंट को मैंने यहाँ पर क्रॉस कर लिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो 750 bales of cotton है, सेलर इसके ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है। सेलर थर्ड इवेंट कैरी आउट करेगा क्या, नहीं, वाई, बिकॉज सेकेंड इवेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। तो यहां पर राइट ऑफ लीन किस पर अप्लाई होगा, पार्ट डिलीवरी पर, क्योंकि पार्ट ऑफ डिलीवरी तो ऑलरेडी चली गई है ना बायर के पास। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप 750 bales of cotton पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो, द आंसर इज यस। तो सेलर देखेगा कि मैंने 250 bales of cotton ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद बायर को मुझे पे करना चाहिए था, जो कि बायर ने मुझे पे नहीं किया है। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जो 750 bales of cotton है, इस पर मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करता हूं। एक्सरसाइज करना मतलब क्या, अपने कब्जे में रखना। तो ये 750 bales of cotton जो है, इस पर सेलर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करेगा, ठीक है। क्योंकि जो सेकेंड इवेंट है, सेकेंड इवेंट क्या है, बायर को पे करना चाहिए था, बायर ने पे नहीं किया है। तो क्वेश्चन ये है, कैन यू एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन ऑन द पार्ट ऑफ डिलीवरी विच इज पेंडिंग, द आंसर इज यस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बायर ये नहीं कह सकता है कि आपने 250 bales of cotton दे दिए तो यानी आपको यहाँ पर कंपल्सरी मुझे डिलीवर करने ही पड़ेंगे 750, नहीं, ट्रांजैक्शन हैज बीन डिफाइंड इन द सेट ऑफ इवेंट्स and it has to be carried out in set of events only, ठीक है। so if second event has not been completed you cannot directly jump to the third event, ठीक है। so let us read up यहाँ पर क्या दिया हुआ है। make sure that you are writing these examples because हर पॉइंट का सेपरेट एग्जाम्पल है। तो देखो क्या लिखा है, if he has made part delivery, मतलब क्या, if he has made part delivery, हमारे एग्जाम्पल में पार्ट डिलीवरी कितना हो चुका था, 250 bales, करेक्ट। तो यहाँ पर सेलर ने 250 bales of cotton ट्रांसफर कर दिए थे। he can exercise lien on the remaining delivery. Part delivery does not imply that he has waived the lien, मतलब क्या, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, part delivery does not imply that he has waived the lien, मतलब क्या, सेलर ने 250 bales of cotton ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए थे, करेक्ट। इसके बाद क्या होना था, इसके बाद पेमेंट होना था, उसके बाद क्या होना था, 750 वापस से ट्रांसफर होने थे।
Now just because the seller has transferred these 250 bales of cotton, that does not mean that he cannot exercise right of lien on the remaining 750 bales of cotton. ठीक है, just because ये 250 bales आपने ट्रांसफर कर दिए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप ये 750 bales of cotton पर राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं होता है. तो अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो आप राइट ऑफ लीन 750 बेल्स ऑफ कॉटन पर एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है, नाउ रीड दीज 4 पॉइंट्स. आई विल वेट. द 3 राइट्स, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट राइट ऑफ लीन ही है. ठीक है, तो राइट ऑफ लीन को इंपॉर्टेंट मार्क करना. इफ यू सी द पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स, उसमें राइट ऑफ लीन डायरेक्टली पूछा गया है. एक्सप्लेन राइट ऑफ लीन. तो आपको बेसिकली जैसे नोट्स में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, एप्लीकेबिलिटी, रूल्स एंड टर्मिनेशन, इसको ऐसे 4 पॉइंट्स में क्लासिफाई करके लिखना है. ठीक है, ओके, वी विल स्टडी द टर्मिनेशन पार्ट टुमारो. ठीक है, और फिर जो नेक्स्ट राइट है वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे. दैट द सेकंड राइट, दैट इज स्टॉपेज ऑफ गुड्स, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है. ठीक है, तो हमारे कल दोनों चीजें हो जाएंगी, ये कंप्लीट हो जाएगा और स्टॉपेज वी विल स्टार्ट विथ. ठीक है, चलो, आई विल सी यू ऑल टुमारो.